हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम स्टेट टीवीटी साइंस के जो पीवाईक्यू हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे जो ईयर है 2021, 22, 23 और 17 चार पेपर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं 2020 का। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, A cricket ball of mass 150 gram is moving with a velocity of 12 meter per second and is hit by a bat so that the ball is turned back with a velocity of 20 meter per second। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया कि एक बॉल है जिसका मास है 150 ग्राम, तो वहां पे वो जाती है बैट की साइड। यहाँ पे हमारा बैट है, तो पहले उसकी जो वेलोसिटी थी वो 12 मीटर पर सेकेंड थी। बाल के बाद हिट होने के बाद जो उसकी वेलोसिटी है वो वापस आती है ना बाल की, तो वो वेलोसिटी है वो वहां पे क्या हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ये वाली चीज हमें गिवन है। तो हमें बताना है कि ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द बॉल एंड द बैट इज दिस। यहाँ पे टाइम हमें कितना दिया गया है 0.01 सेकेंड। इम्पल्स हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो मास हमारे पास क्या रहेगा 150 ग्राम और किलोग्राम में बदलेंगे तो 0.15 किलोग्राम। अब यहाँ पे ये बाल यहाँ पे गई थी और यहाँ पे हमारे बाल है जो यहाँ पे इस साइड आए, तो यहाँ पे दोनों बाल की जो बाल की डायरेक्शन है वो वापिस आते टाइम रिवर्स हो गई, तो यहाँ पे हम जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव साइन लेंगे। तो यहाँ पे देखो इस साइड गई थी तो हमारी जो v1 की वैल्यू थी वो थी 12 मीटर पर सेकंड। अब ये वापसी आई है, इसकी डायरेक्शन है वो पलट गई है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हमें पता है कि इम्पल्स क्या होता है फोर्स मल्टीप्लाई में टाइम। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। और मोमेंटम किसके इक्वल होता है, p इज इक्वल टू एम वी के इक्वल होता है। और अगर हमने चेंज दिखाना है तो ये क्या हो जाएगा m यहाँ पे सेम है, तो एम वी टू माइनस में एम वी वन, तो m हमने कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा v1 माइनस में v2। यहाँ पे ये ले लो v1 और v2, चेंज दिखाना ना तो यहाँ पे v1 माइनस में v2 हो जाएगा। अब v1 की वैल्यू हमारे पास 12 है और माइनस में v2 की वैल्यू माइनस 20 है, तो 12 माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ पे 32 हुआ तो ये हो जाएगा 4.8। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको निकालना था। उसके बाद क्वेश्चन 2, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स CuNH3 इन सॉल्यूशन। इसमें से हमें कितने आयंस है वो मिलेंगे, तो इसका डिसोसिएशन करके देखेंगे। तो ये वाली चीजें है ना, ये वाली डिसोसिएट नहीं होती जो हमारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होती है, वो बाहर वाली होती है। तो यहाँ पे Cl2 है तो ये 2Cl नेगेटिव होगा। इसके लिए इस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे आयन कितने हुए 2 यहाँ से 1 यहाँ से 3 हो गए। तो हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 3, आर एन एच टू प्लस में CH3 प्लस में क्या हुआ, हीट दी गई है तो हमें इसका प्रोडक्ट बताना है। तो ये हमारी बहुत फेमस नेमिंग रिएक्शन होती है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, वहां पे हमें आइसोसाइनाइड मिलता है, तो हमारा ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 4, when light is incident on metallic surface the maximum kinetic energy of emitted photoelectron depend on। कि जब लाइट इंसिडेंट होती है ना मेटालिक सरफेस पे, तो वहां पे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड होती है, किस पे नहीं होती। तो वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी, द टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे जब आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखोगे ना तो वो होता है HV माइनस 5। 5 क्या होता है यहाँ पे 5 क्या होता है यहाँ पे वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे देखो ये किस पे डिपेंड हुई, ये डिपेंड हुई फ्रीक्वेंसी पे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी पे वो डिपेंड होगी। उसके बाद क्वेश्चन 5, ए सॉल्यूशन कंटेन 3 कंपोनेंट A B एंड C, और यहाँ पे 3 कंपोनेंट है ना, तो 0.2 मोल ईच के होंगे। तो हमें बताना मोल फ्रैक्शन। देखो एक बार मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन अगर A की निकाल लेंगे तो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, तो 0.2 मोल्स हैं और नीचे तीनों के मोल्स आएंगे तो 0.1 2 0.2 0.2 ऐसे हम निकाल लेंगे ना। तो यहाँ पे जो हमारा मोल फ्रैक्शन आएगा 0.2 और यहाँ पे आ जाएगा 0.6, तो ये कैंसिल हो गया 1/3। ऐसे ही एक्स बी का भी मोल फ्रैक्शन 1/3, एक्स जो सी आएगा उसका भी मोल फ्रैक्शन 3 1/3। तीनों को जोड़ेंगे तो ये 3/3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इक्वल मोल्स हो तो वहां पे जो मोल फ्रैक्शन है उनका 1 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन 6, द फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर आर। तो यहाँ पे जो हमारी फोकल लेंथ होती है और मैग्निफिकेशन होता है प्लेन मिरर का, फोकल लेंथ होती है इनफाइनाइट और जो हमारा मैग्निफिकेशन होता है 1। ये आपका क्लास जो ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है 12th में, और ये जो थोड़ा बहुत पोर्शन है ये आपका क्लास 10 में भी आ जाता है। इसके नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। इसमें ये वाला क्वेश्चन भी आता है कि कहाँ पे जो लेंस रखने से ऑब्जेक्ट होने से इमेज कहाँ पे बनती है। उसके बाद लेंस लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो लेंज लाइन में से किसके लिए यूज किया जाता है, चार्ज मोमेंटम मास। कौन सा कंजर्व होता है, तो लेंज लॉ में एनर्जी कंजर्व होती है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन 8, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज रोटेटिंग अलोंग ए सर्कल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अनदर पॉइंट चार्ज क्यू। तो यहाँ पे एक क्यू है, चार्ज है, वो रोटेट कर रहा है एक सर्कल में। तो वहां पे हमने बताना कि जो वर्क डन कितना होगा। तो एक देखो यहाँ पे सर्कलर में वो घूमेगा, तो वहां पे जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 9, विच ऑफ फॉलोइंग हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इनमें से किसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपके हर टॉपिक में रिपीट होता है, मैंने अपने चैनल पे अच्छे से करवाया हुआ। तो ये स्टेरिक नंबर की हेल्प से हम निकालते हैं। 1/2 सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, साथ में मोनोवैलेंट एटम, और वहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम घटा देते हैं, और नेगेटिव चार्ज है तो हम जोड़ देते हैं। ऐसा हमने करता है। तो 1/1 हम जल्दी जल्दी इनका निकालते हैं। देखो NH4+, तो नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे 7 एटॉमिक नंबर, तो सेंट्रल एटम पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 5 प्लस में हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होती है। ये वाला टॉपिक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज होता है तो हमें घटाना होता है। तो ये हो जाए 8/2 और 4, तो यहाँ से इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। अब चलते हैं SF4 पे। तो ये 1/2, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 8 6 6। फ्लोरीन एक मोनोवैलेंट है, तो ये 10/2, तो ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी 5, तो sp3d 3 4 5। तो यहाँ पे देखो sp3d ही हमसे पूछा गया था, ऑप्शन 2 ही हमारा करेक्ट हो चुका है। फिर भी हम देख लेते हैं। 1/2 जिन्हें के वाटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन 4, तो ये 12/2 6, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2। और हमारे पास ये वाला लास्ट बचा, तो यहाँ पे 1/2 8 प्लस में 4, तो इसकी भी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2, क्योंकि 12/2 6 हो जाएगा, तो 3 2 5 और 1 6। ऐसे आपने इनको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 10, ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ which of following quantities always remain conserved। तो इनमें से जब इन इलास्टिक कोलिजन होता है तो कौन सी क्वांटिटी होती है वो कंजर्व रहती है। तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व हो जाता है, बाकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी चेंज होती है वहां पे। क्वेश्चन 10 और ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 11, टू स्प्रिंग्स ए एंड बी आर स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एट द फोर एंड्स। तो यहाँ पे दो स्प्रिंग है, तो एक यहाँ पे एक एंड हो गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो फोर एंड हो गए। इनको क्या बोला गया कि इक्वल मैग्नीट्यूड से वो खींचे गए हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड ए में वाली में ई है, तो हमें बताना बी वाली में कितनी होगी। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि जो फोर्स है ना वो इक्वल है। तो हमें पता है कि फोर्स की वैल्यू क्या होती है, -F इज इक्वल टू -kx होती है, के कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, अगर एफ ए के लिए वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, के ए एक्स ए। एफ बी के वैल्यू लिखेंगे तो के एफ बी एक्स बी। जैसे एफ ए क्या हो जाएगा, के ए एक्स ए माइनस का एफ बी क्या हो जाएगा, माइनस का के बी एक्स बी। इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा के ए एक्स ए के बी एक्स बी। और हमें क्या दिया गया कि के ए 2 के बी के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने के ए के प्लेस पे रखा 2 के बी। तो यहाँ पे देखो के बी से के बी कैंसिल, तो एक्स ए की वैल्यू आ गई हमारे पास XB/2। अब एनर्जी क्या होती है, 1/2 के एक्स स्क्र। अब हमने ई के ई ए की फॉर्म में लिखी तो 1/2 के ए एक्स ए स्क्र, और ई बी की फॉर्म में लिखी तो के बी एक्स बी स्क्र। अब हम इन सारी जो के बी की वैल्यू भी एक ही टर्म में रखते हैं, एक्स बी की वैल्यू भी एक ही टर्म में रखते हैं। तो के बी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ से के ए/2 तो हमने डाली। एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2XA, तो वो भी डाली। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे हमें आया, हमारे पास बचा के ए एक्स ए स्क्र, लेकिन हमें 1/2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये वाली जो किसकी वैल्यू है, ई ए की वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा 2EA। यही हमसे पूछा गया था कि किसके कितना क्या रिलेशन होगी उनके बीच में, तो ये 2E बन जाएगा। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 12, हाउ फार बिलो द अर्थ लेवल विल द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बी द हाफ ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन द अर्थ सरफेस। कि कितनी नीचे जाने पर अर्थ के लेवल से जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू है वो जो अर्थ पे थी ना, देखो पहले अर्थ पे जो भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू थी, तो वो कितनी डेप्थ पे जाने के बाद वो क्या हो जाएगी, वो आधी रह जाएगी। ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, G डैश इज इक्वल टू G-D/R। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया कि G डैश कितनी हो जानी चाहिए, G/2 होनी चाहिए। तो G डैश के प्लेस पे हमने रखा G/2, G एज इट इज है, 1 माइनस में D/R है। तो यहाँ पे देखो G से G कैंसल, और यहाँ पे 1/2, यहाँ पे D/R को इधर लेके आए, 1/2 को इधर लेके आए। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लिया हमने और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, देखो मैं करके दिखाती हूँ यहाँ पे ये हो जाएगा D/R इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे 2D इज इक्वल टू R हो जाएगा। D की वैल्यू क्या हो जाएगी, R/2। R की वैल्यू हमें 6400 किलोमीटर दी हुई है, तो यहाँ पे हमने रखी 6400 किलोमीटर डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3200 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने करना था। उसके बाद क्वेश्चन 13,
ए मास ऑफ 5 किलोग्राम इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ है, मास है 5 किलोग्राम का, वो मूव कर रहा है, रेडियस है उसकी 1 मीटर। हमें बताना है कि इफ द मास मूव्स विद 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होता है 1/2 mv²। अब हमें इसकी वेलोसिटी चाहिए होगी, और वेलोसिटी या स्पीड हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम। तो पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, टाइम हमारे पास 1 मिनट है, तो इट मीन्स क्या 60 सेकंड हो जाएंगे, और हमें डिस्टेंस निकाल लेंगे हम पहले। उसके बाद मास हमारे पास है, वी आ जाएगा, तो हम निकाल देंगे। तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस होता है, सरकमफेरेंस हो जाएगी सर्कल की 2πr। हमारे पास 300 रिवॉल्यूशन है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2π इंटू में 300, और r की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 600π। अब हमारे पास स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस है 600π और टाइम है 60 सेकंड, तो जब इसको काटोगे तो ये हो जाएगा टाइम 10π मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास v की वैल्यू आई है। अब डाल देंगे फॉर्मूले में, 1/2 mv² होता है, तो 1/2 मास की वैल्यू कितनी है 5, v की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 500/2, तो 250π²। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने करना था। उसके बाद क्वेश्चन 14, द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर वायर डिपेंड ऑन। तो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो केवल ही जो नेचर होगा ना मटेरियल का उस पर डिपेंड करेगी, और टेम्परेचर पे। तो हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन 14 का। उसके बाद क्वेश्चन 15, ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर इज केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद ए कनकेव लेंस। एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी जो फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर है, वो एक कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर के साथ कॉन्टेक्ट में रखा जाता है। तो हमें बताना है इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो हमारे पास f1 की वैल्यू कितनी गिवन है 8 सेंटीमीटर, और कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है, फोकल लेंथ कनकेव लेंस के लिए नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे हमने डाला माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1/f, f1 की वैल्यू 8 है, माइनस में 1/10, तो हमने एलसीएम लिया 80, तो 10 माइनस 8 2/80। तो f की वैल्यू निकालेंगे तो 80/2 40 हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन 16 क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन ए प्लैनेट इज 5 सेकंड। एक टाइम पीरियड है ना सिंपल पेंडुलम का किसी प्लैनेट पे 5 सेकंड्स है, और उसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो 5 मीटर है। टाइम पीरियड 5 सेकंड है, उसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो 5 मीटर्स है। हाउ लॉन्ग शुड इट मेड टू टेक 20 ऑसिलेशंस इन 30 सेकंड। तो उसकी लेंथ है वो कितनी बनाई जाए कि वहां पे 20 ऑसिलेशंस हो कितने सेकंड में, 30 सेकंड्स में। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है ना सिंपल पेंडुलम का, वो क्या होता है 2π√में L/g, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1/टाइम पीरियड। तो यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी को निकाला 1/टाइम पीरियड होती है। तो यहाँ पे देखो 1, ये 2π नीचे आ गया, g ऊपर गया और l नीचे आ गया, इसी से ये हमारा फॉर्मूला बना है। उसके बाद हमारे पास जो जो वैल्यूज है वो लिख दो। यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी गिवन है 5 सेकंड, तो 1/5 इज इक्वल टू 1/2π एज इट इज है, g एज इट इज है, लेंथ कितनी है 5 है, तो 5। उसके बाद हमने यहाँ पे 2π को हम इधर लेके गए, तो ये क्या हो गया 2π/5 और अंडर रूट में g/5। तो जब हमने दोनों साइड इसका स्केयर किया तो यहाँ पे आ गया 4π² और यहाँ पे 25 इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया g/5। तो 5 से 25 कैंसिल हुआ तो 5, तो g की वैल्यू क्या आई 4π²/5। तो यहाँ से हमारे पास g की वैल्यू आ चुकी है, सेकंड वाले में हम रख देंगे। सेकंड में हमारे पास क्या दिया गया है, हाउ लॉन्ग, लेंथ बतानी है, इसी फॉर्मूले में लेंथ बतानी है। g की वैल्यू हम लेके आ गए हैं, या t हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, तो अब इससे और इससे निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। तो यहाँ पे 20 ऑसिलेशन है कितने सेकंड में, 30 सेकंड में, तो 20/30 हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, 2/3 हर्ट्ज है वो आ चुकी है। तो यहाँ पे हमने 2/3 लिखा इज इक्वल टू 1/2π हमारा फॉर्मूले में है एज इट इज है, और यहाँ पे क्या हो गया 4π, जी की वैल्यू हमने रखी 4π²/5, एल एज इट इज है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 4π² है, तो यहाँ पे इसको हम बाहर लेके आएंगे तो ये 2π हो जाएगा, तो 2π से 2π कैंसिल, ये हो जाएगा 2/3 अंडर रूट में 1/5L, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4/9 और ये हो जाएगा 1/5L। तो यहाँ से हम L की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे L इधर गया 5 नीचे आया, 9 इधर आ जाएगा, तो 9 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 5, तो 9/20 इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.45 मीटर। तो ऑप्शन 3 है आपका क्वेश्चन 16 का वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 17, द एलिमेंट z इज इक्वल टू 120 वुड बी प्लेस्ड इन फैमिली ऑफ पीरियडिक टेबल। ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये पीजीटी में भी आता है, टीजीटी में भी आता है। तो यहाँ पे देखो अगर एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 120 है, तो वो किस ग्रुप में किस पीरियडिक फैमिली में रखा जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पीरियडिक टेबल में 1-118 तक हमारे पास जो ग्रुप होता है, जब हमारा 1-118 एलिमेंट है ना वो कितने ग्रुप में होता है, 18th ग्रुप में होता है। जब हमारे पास 1-119 आएगा तो वो वापस से किस में आ जाएगा, फर्स्ट ग्रुप में आ जाएगा।
और यहाँ पे 119, और सेकंड आया जो 120 आएगा वो सेकंड ग्रुप में आएगा। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट को हम बोलते हैं एल्कली मेटल, सेकंड को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो यहाँ पे हमारे पास एल्कली मेटल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 120 दिया गया। अगर यहाँ पे नेक्स्ट टाइम 119 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप में आएगा और वो एल्कली मेटल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेकंड ग्रुप में आया है तो एल्कलाइन अर्थ मेटल हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 18, इन ए LCR सर्किट कैपेसिटेंस इज चेंज फ्रॉम C to 5C। एक सर्किट है हमारे पास, ये आपका क्लास 12 का क्वेश्चन है, देख लो फिजिक्स का। फॉर द रेजोनेट फ्रीक्वेंसी टू रिमेन अनचेंज, लेकिन वहां पे रेजोनेट फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा तो इंडक्टेंस शुड बी चेंज फ्रॉम एल टू वैल्यू। तो इंडक्टेंस हमें बताना कि हम कितना चेंज करें कि वहां पे रेजोनेट फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज ना हो और कैपेसिटेंस है वो C से 5C में चेंज हो। तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको रेजोनेट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो रेजोनेट फ्रीक्वेंसी है हमारे पास VR हमने लिया तो 1/2 अंडर रूट में L/C। एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई। अब इन्होंने बोला कि सेकंड कंडीशन और लेनी है कि वहां पे C को 5C में बदलना है। तो यहाँ पे हमने चेंज किया कि सेकंड कंडीशन हमारे पास हो गई 1/2 L डैश C डैश। इन्होंने बोला रेजोनेट फ्रीक्वेंसी कोई चेंज नहीं होगी तो इसको हम इसके इक्वल डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को इक्वल डाला तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो एल सी इज इक्वल टू एल डैश सी डैश आ जाएगा। ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो यहाँ पे हमें चेंज नहीं करना। यहाँ पे क्या हुआ कि सी को हमने 5C में चेंज किया है, तो सी को हमने 5C में चेंज किया। तो हमने बताना कि जो नई वाला इंडक्टेंस आएगा ना वो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखो एल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, L/5 हो जाएगी। ऑप्शन 2 है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 19, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स। इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ट्रू नहीं है। रेप्लिकेशन ऑफ DNA अकर इन साइटोप्लाज्म, तो ये बात तो सही है कि जो रेप्लिकेशन होता है DNA में वो साइटोप्लाज्म में होता है। सम ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये बात भी सही है। उसके बाद ऑप्शन थर्ड, प्लाज्मिड्स डू नॉट अकर इन प्रोकैरियोटिक सेल, ऐसा नहीं है, जो प्लाज्मिड होते हैं वो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। तो ये वाली चीज नोट नहीं आना चाहिए था, हमें गलत ही पूछी थी। तो ऑप्शन 3 है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय सम ऑफ देम फ्रॉम इनऑर्गेनिक प्रिकर्सर्स, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना वो इनऑर्गेनिक प्रिकर्सर से बनाए जा सकते हैं। तो ये बात भी सही है। तो क्वेश्चन 19 का ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 20, यहाँ पे दिया गया हमें A C3H8BO2DCO2ES2, हमें बताना है कि हमारे जो ABDE हैं वो क्या होंगे। तो इसके लिए आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम मैक्सिमम नंबर वाले एटम को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा H8 है तो यहाँ पे हमने 4H2 लिख दिया। अब हमारे हाइड्रोजन बैलेंस है, उसके बाद हम करेंगे किसको बैलेंस, कार्बन को। तो हमारे पास कार्बन यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक है तो यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं दोनों साइड, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, जो हमारे ए की वैल्यू I1, बी की वैल्यू I5, सी की वैल्यू I3, डी की वैल्यू I4। तो ऑप्शन 4 है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 21, ये आपका है 11th क्लास का है, इंपेरिकल मास वाला। तो ये वाला मैंने अच्छे से अपने चैनल पे एक्सप्लेन किया, आप चाहो तो जाके देख लो। देखो ये वाली एक्सप्लेनेशन है ना मैंने साथ के साथ करवाई थी, लेकिन वो वाली वीडियो है पता नहीं कैसे डिलीट हो गई। एक कंपाउंड कंटेन्स 4% हाइड्रोजन, 24% कार्बन एंड 71% क्लोरीन। तो वहां पे इट्स मोलर मास इज 99 ग्राम। तो हमें उसका मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है। तो ये आपने कैसे करना है, देखो पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे होता है, N इंटू में इंपेरिकल फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे कि जो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा उसकी मल्टीप्लाई हम n से करेंगे। अब ये n कैसे आएगा, n आएगा एक तो जो हमें मोलर मास यहाँ पे गिवन है और एक जो इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा उसका मास, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आएगी। लिखो इनमें क्या क्या है, देखो कार्बन कितने परसेंट है यहाँ पे 24% है, हाइड्रोजन 4% है और जो क्लोरीन है वो 71% है। सेकंड हमारा काम होता है इनके मोल्स निकालना। मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 24, कार्बन का मोलर मास कितना है 12, तो ये कैंसिल हुआ तो ये 2 आ गया। ऐसे ही हमारे पास गिवन मास कितना है हाइड्रोजन का 4 और मोलर मास 1 होता है तो इसके 4 मोल्स आए। ऐसे ही क्लोरीन के मोल्स निकालेंगे तो 71/35 2 मोल्स आ गए। अब हमारा नेक्स्ट टाइम होता है कि जितना स्मॉलेस्ट रेशियो में हम इसको काट सकते हैं, तो 2 से हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 1। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बना, हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बना, CH2Cl। अब हमने यहाँ पे इसका मास कैलकुलेट किया तो कार्बन का 12 मास, हाइड्रोजन का एक होता है तो 2 है तो 2 मास और क्लोरीन का 35.5। तो यहाँ से हमारे पास आया है 49.5 ग्राम। हमें n की वैल्यू निकालनी है क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा आ चुका है, n की वैल्यू हमें चाहिए। तो मोलर मास हमें 99 ग्राम गिवन है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास 49.5 ग्राम आया तो इसको कैंसिल करेंगे तो n की वैल्यू 2 आएगी। तो मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा, जब हम इंपेरिकल फॉर्मूला के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा C2H4Cl2। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 21 है, इसका जो ऑप्शन है 3 वो सही हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन 22, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, इनमें से फोटोकेमिकल स्मोक का कंपोनेंट है वो कौन सा नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है, तो ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। एसआई लंडन स्मोक होता है, वो भी आपने देख लेना है। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग पेयर हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर, तो ये भी आपका क्लास 11th का क्वेश्चन रहेगा। और ये देखो मैंने अपने चैनल पे अच्छे से एक्सप्लेन किया, वहाँ पे ये वाली चीज एक बार आप जाके देख लेना। कई बार पूछ लेते हैं, 2 का पूछा हुआ, कई बार पूछ लेते हैं किसका बड़ा है किसका छोटा है, तो ये वाली चीज एक बार आप जाके देख लेना। तो यहाँ पे देखो मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ था, लेकिन फिर से एक बार मैं बता देती हूँ। यहाँ पे अब तो लिखा तो पहले से ही है, जो से आंसर करेक्ट है वो देखेंगे हम। तो यहाँ पे NO प्लस और CO हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो हमने NO प्लस लिया, तो यहाँ पे 2 कंडीशन होती है, एक तो लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, और एक मोर देन 14 की। लेस देन और इक्वल टू वाली सेम चलती है, यहाँ पे एक मोर देन वाली होती है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमने जब इनके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट किए तो यहाँ पे कितने आए, 15 आए। लेकिन यहाँ पे प्लस है, इट मीन्स यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया होगा, तो यहाँ पे क्या बचे, 14 बचे। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा ये वाला केस रहता है कि 1s के हमने ऑर्बिटल बनाए, यहाँ पे हमारे पास बॉन्डिंग बना, एंटी बॉन्डिंग बना, बॉन्डिंग बना, एंटी बॉन्डिंग बना। तो यहाँ पे इसमें डिफरेंस आता है बस, अगर यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो लेस देन 14 है या इक्वल टू 14 है, तो यहाँ पे ये दो वाले जो ऑर्बिटल है ना, पी के जो 2 ऑर्बिटल हैं, पी वाई और ये पी जेड है, जो ये पी एक्स और पी वाई है, तो ये वाले क्या हो जाते हैं, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। और इसी यहाँ पे अगर हमारे पास वो होता तो यहाँ पे हमारा 1 वाला नीचे आ जाता, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं, ठीक है। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे। यहाँ पे देखो 1s में दोनों के 2-2 हैं, तो यहाँ पे ये बनाया। उसके बाद यहाँ पे भी 2-2 है, यहाँ पे पी में यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। वैसे तो यहाँ पे देखो 6 के 2p4 आना था, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हमने निकालना है ना, तो वो हमने ऑक्सीजन से निकाल दिया, चाहे इससे निकाल लो इससे निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे भी 2p3 आ गया है, ठीक है। वैसे ऑक्सीजन है वो प्लस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने को बोला गया है, तो इसलिए हमने ऑक्सीजन से निकाल दिया, चाहे नाइट्रोजन से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद टोटल जो पी के इलेक्ट्रॉन है वो कितने आए, 3 यहाँ से 3 यहाँ से 6, तो 1 2 3 3 यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन के लगा लो, 3 ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे फिल किया तो 1 2 3 4 5 6। हमारा बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एंटी बॉन्डिंग में 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 6/2 3 आ जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। ऐसे ही नीचे वाली चीज सेम रहेंगी, तो यहाँ पे हम देखेंगे कार्बन में है, पी में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 4 है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन टोटल आ गए, तो 2 कार्बन के और 4 ऑक्सीजन के। ओवरऑल हमारे पास 6 ही आए, 1 2 3 4 5 6। तो पहले सिंगल सिंगली ऑक्यूपाई आपने करना होता है, तो 1/2 10 माइनस 4 ये हो जाएगा 6/2 3, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर है वो आपका 3 निकल के आएगा। ऐसे आपने इसको करना था। क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग ये टॉपिक रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन 24, डेल्टा G4 ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज, तो यहाँ पे अगर हमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा G देखना होता तो वो नेगेटिव होता, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 25, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स 3 टाइम्स देन व्हाट शुड बी चेंज इन डेंसिटी सो दैट वैल्यू ऑफ जी डज नॉट चेंज। तो हमें पूछा गया है कि अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ को 3 टाइम्स बढ़ा दें तो उसकी जो डेंसिटी है ना, वहाँ उसमें क्या डिफरेंस आएगा कि जी की वैल्यू है वो चेंज ना हो। तो हम जी की वैल्यू 2 बार बनाएंगे, एक बार तो कब, एक बार तो सिंपल जी की वैल्यू बनाएंगे, एक बार उसकी रेडियस को 3/3 टाइम्स कर देंगे और फिर उनको इक्वल रखेंगे, तो वहां से हम निकाल लेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, वैसे सिंपली भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो हमारे पास जी का फॉर्मूला होता है GM/, आर्ट्स के लिए वाली चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, तो एक बार यहाँ पे बता देती हूँ, अदरवाइज आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी आनी चाहिए, तो मास क्या होता है, यहाँ पे डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास की वैल्यू बनाएंगे तो क्या आएगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और डेंसिटी है यहाँ पे, वॉल्यूम क्या होता है, अर्थ को हम स्फेरिकल मानते हैं, तो 4/3 πr³। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास स्मॉलेस्ट जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी यहाँ पे डेंसिटी और 4/3 πr, क्योंकि r³ हम यहाँ पे रखेंगे तो क्यूब स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, एक r बचेगा, तो जी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो यहाँ से हमने जी की वैल्यू बनाई, हमारे पास ये आ गई। और यहाँ पे एक हम जी की वैल्यू हम सेकंड के लिए बनाएंगे, जब यहाँ पे रेडियस को हमने 3r पुट किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो ये 3 से 3 यहाँ पे क्या आएगा, 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बचा, जी जी डैश की वैल्यू, जो दूसरी जी हमारे पास आई है वो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, 4πgr। तो जब आप इनको इक्वल रखोगे तो यहाँ से हमारी क्या आएगी कि जो नई डेंसिटी है वो 1/3 हो जाएगी पहले वाली डेंसिटी की, तो हमारे ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। इतना भी आपने निकाल के नहीं देखना था, आपने देखना था कि जी में और यहाँ पे क्या रेडियस में जो क्या रिलेशन है। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ना, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हम यहाँ पे रेडियस को बढ़ाएंगे, देखो यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला आया है, ये वाला आया है,
तो पूरे फॉर्मूले पे बजाय यहाँ पे हम देखो, अगर हम रेडियस को 3 टाइम्स बढ़ाएंगे ना, तो डेंसिटी है वो 3 टाइम्स घट जाएगी। सिंपल इससे भी आप निकाल सकते थे। तो हमारा ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 26, व्हाट विल बी करेक्ट जीन एक्सप्रेशन पाथवे, इनमें से जो करेक्ट जीन पाथवे होगा वो कौन सा होगा। तो ये वाली चीज तो याद करने की है, देखो बायो का क्वेश्चन है, याद है तो बता पाओगे। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। जीन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, mRNA होगा, ट्रांसलेशन होगा और फिर प्रोटीन होगा। उसके बाद क्वेश्चन 27, यूरिया इज एक्सक्रिएटेड बाय, तो यूरिया है वो किसके द्वारा एक्सक्रीटेड किया जाता है, तो वो फ्रॉग एडल्ट के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 28, द वैल्यू ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस इज दिस, द परसेंटेज टॉलरेंस इज 5%, व्हाट इज द कलर ऑफ कोड सीक्वेंस ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। तो ये आपका क्लास 12 का क्वेश्चन रहेगा। देखो मैं तो ये सलाह दूंगी आपको इसको लीव कर दो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आप ही गया इतना आप इतना मटेरियल याद रखोगे और ये नहीं भी आया, क्योंकि अब जो एग्जाम आ रहा है वो मॉडरेट लेवल का एग्जाम आ रहा है, तो वहाँ पे हम देखने को मिलेगा कि 6 to 10 है वो, अब इनका लेवल अच्छा होने लगा है। ये जो सिलेबस में से ही चीजें आने लगी है, तो 6 to 10 आएगा, तो ये वाली चीज नहीं आएगी। और आएगी कि थोड़ा मोटा भी एक अगर आपका स्किप हो गया तो फिर आपसे नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको इतनी चीज याद रखनी पड़ेगी। ब्लैक ब्राउन टोल्स ऑफ योर गेट बिकम वेरी गुड व्हेन गिवन सिल्वर कलर। जो यहाँ पे बी से हमारे पास यहाँ पे देखना है कि 10 है। उसके बाद ब्राउन से 10 की पावर 1 है, आर से मीन्स रेड 10 की पावर 2 है, ऑरेंज 10 की पावर 3 है, येलो 10 की पावर 4 है, ग्रीन, उसके बाद ब्लू, इसके बाद वोयलेट, ऐसे हमने देखना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 5 4 है, तो 5 4 से हम अंदाजा लगा लेंगे। 5 पे क्या है गेट है, जी मीन्स क्या है ग्रीन है, तो हमारे पास ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा, ग्रीन इसी में दिया गया है। उसके बाद क्या है 4 है, 4 के लिए हमारे पास क्या आएगा येलो आएगा, तो येलो भी इसी में दिया गया है। ठीक है, ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर 3 है, तो यहाँ पे ऑरेंज आएगा, ऑफ का ऑरेंज आएगा, तो ये वाली बात भी हमारे पास सही है। तो ऐसे आपने इसको करना था। टॉलरेंस दिया है तो 5%, तो यहाँ पे गोल्डन बैंड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपने इसको करना था। हमारा ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा अगर आप इसको करना चाहो तो। उसके बाद क्वेश्चन 29, ए मेटेलिक रोड व्हेन प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अलाइन इटसेल्फ एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। एक मेटालिक रोड है वो क्या करेगी, जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की राइट एंगल पे खुद को अलाइन कर लेंगे। तो ये प्रॉपर्टी होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। तो क्वेश्चन 29 ऑप्शन 1 है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 30, जो कि आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक रहेगा, ओजोनोलाइसिस ऑफ व्हिच ऑफ फॉलोइंग एल्कीन गिव्स प्रोपेन टू वन एंड मिथेनॉल। तो ये वाला टॉपिक ओजोनोलाइसिस मैंने पहले से अपने चैनल पे एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये 2-3 बार आ चुका है। फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं, हम पहले क्या बनाएंगे प्रोपेन टू एन, तो 1 2 3। प्रोप के लिए तो नंबर ऑफ कार्बन है 3, और यहाँ पे 2 पोजीशन पे क्या है ऊन है, तो डबल बॉन्ड। उसके बाद मिथेनल, मिथ मींस नंबर ऑफ कार्बन इज 1 और अल मींस एल्डिहाइड, तो यहाँ से ओ को काटेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला बनेगा। उसके बाद हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो 2 पे मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोप और डबल बॉन्ड है तो इन, तो 3 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपीन, ऐसे आपने इसको करना था। ऑप्शन 1 है हमारा करेक्ट हो जाएगा। 31 में हमसे क्या पूछा गया है, which of following group is meta directing group for incoming electrophile in benzene ring। इनमें से जो कौन सा जो ग्रुप होगा वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। तो ये वाला क्वेश्चन है वो सीटेट उसमें टीजीटी में भी आता है, पीजीटी में भी आता है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया हमसे, मेटा डायरेक्टिंग पूछा गया है। तो मेटा डायरेक्टिंग मीन्स क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो यहाँ पे एन के पास लोन पेयर है तो डोनेटिंग है, ओ के पास लोन पेयर है डोनेटिंग है, ओ के पास लोन पेयर है डोनेटिंग है। लेकिन जो हमारा CHO है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो क्या करेगा मेटा डायरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 32, द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ए टोमेटो शेल इज इट्स। तो यहाँ पे नॉन लिविंग पार्ट है जो टोमेटो शेल में, वो क्या होता है, तो वो होता है उसकी सेल वाल। बायो के क्वेश्चन है उनमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो बस आपने याद करने होते हैं, तो सेल वाले यहाँ का आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 33, ए बायो फर्टिलाइजर यूज्ड इन पैडी फील्ड्स इज एजोला पिनाटा, बैसिलस थूरिजिनेसिस, राइजोबियम मेलिलोट, थर्मस एक्वाटिक्स। तो यहाँ पे देखो सारे नाम भी इनके इतने अजीब होते हैं। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या समझाने वाला है कि पैडी फील्ड में कौन सा बायो फर्टिलाइजेशन यूज होता है। तो ये तो बात है, अगर आपको पता है तो बता पाओगे, एजोला पिनाटा होता है। यहाँ पे ऑप्शन 1 है 33 का वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 34, फॉर द रिएक्शन N2 3S2 2NH3 गैस डेल्टा H नेगेटिव, तो हमें बताना है। ये वाला क्वेश्चन है, पीजीटी में भी रिपीट होता है, टीजीटी में भी रिपीट होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है N2+3H2 2NH3, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है Kp इज इक्वल टू KC RT डेल्टा Ng। Ng होता है यहाँ पे गैसेस प्रोडक्ट में से हमें गैसेस रिएक्टेंट घटाने होते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ये होते हैं, रिएक्टेंट ये होता है। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है हमारे
पास, और यहाँ पे 3 और 1 4 रिएक्टेंट हैं, तो 2 - 4, तो यहाँ पे हमारे पास आया -2, तो Kp इज इक्वल टू Kc, और यहाँ पे आएगा RT की पावर -2, तो हमारा ऑप्शन 1 है वो ऐसे करेक्ट हो जाएगा, ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास 35, द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द इक्विलियर पोजीशन, देन द टाइम पीरियड। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई इज इक्वल अंडर रूट में L/G। 2 पाई है और L/G है, तो L पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है। L की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर गिवन है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारे पास 12 गिवन है, तो 3/12, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई और अंडर रूट में 1/4, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल, पाई बचेगा, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 सेकेंड होती है, तो ऑप्शन 2 है आपका वो करेक्ट हो जाएगा ऐसे। उसके बाद क्वेश्चन 36, मलेरिया इज कोज्ड बाय, तो ये भी याद करने वाली बात है कि मलेरिया किससे कॉज होता है, प्लाज्मोडियम से, तो हमारा ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 37, द राइट वाटर ट्रांस ब्लू ब्लैक ऑन एडिशन ऑफ ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, कि जो हमारा राइस वाटर होता है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है जब हम उसमें आयोडीन की सॉल्यूशन की कुछ बूंदे डालते हैं, तो वो कैसे किसकी परसेंट है वो दिखाता है, तो वो दिखाता है स्टार्च की परसेंट, तो ऑप्शन 4 है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 38, which of following classes of arthropoda have animals with 2 pairs of antennae and green glands, तो हमारे पास हमें बताना है कि कौन सी क्लास होगी आर्थ्रोपोडा की जहाँ पे 2 पेयर होंगे एंटीने और ग्रीन ग्लैंड्स के, तो वो हमारा होता है क्रोस्टा का, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 39, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज और फॉल्स, यहाँ पे हमें बताना है कि फॉल्स कौन सी है, तो फाइब्रोब्लास्ट स्टोर्स फूड इन एडिपोज टिश्यू, की जो फाइबर ब्लास्ट होते हैं वो एडिपोज टिश्यू में फूड स्टोर करते हैं, तो ये वाली चीज है यहाँ पे गलत है। उसके बाद नीसल्स ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन ग्रानुलोसाइट्स, तो ये चीज भी गलत है। ब्लड प्लेटलेट आर फॉर्म्ड फ्रॉम मैक्रोफेजेस, तो ये वाली बात भी गलत है। सीरम ग्लोबिन एज एन एंटीबॉडी, तो डी वाली बात सही है, तो डी सही है, लेकिन हमें बताना गलत था, तो हमारे पास जिस ऑप्शन में डी है वो तो होगा नहीं, और ए बी सी 3 में वो हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 हमारे पास वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 40, in an angiosperm the free nuclear division take place during the formation of which of following, कि एंजियोस्पर्म में जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है वो किसके फॉर्मेशन की वजह से होता है, वो होता है एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन की वजह से, तो ऑप्शन 3 है हमारा क्वेश्चन 40 उसका वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 41, विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट इज ए डाइकोट, इनमें से कौन सा प्लांट है वो डाइकोट होता है, तो वो होता है कांग्रेस ग्रास, तो ऑप्शन 4 है क्वेश्चन 41 का वो सही हो जाएगा। तो जितने भी बायो के क्वेश्चन है उसमें एक चीज भी समझाने की नहीं होती, तो पहले आप अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसको अच्छे से करो। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 4 अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स प्रोजेक्शन एंगल, तो यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल रेंज दी गई है किसकी 4/रूट टाइम्स है मैक्सिमम हाइट की, तो यहाँ पे ये हमें गिवन है, तो यहाँ पे इसको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका होना चाहिए, तो आर का फॉर्मूला होता है म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और एच का होता है म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, तो जब हम इनको इक्वल रखेंगे यहाँ पे आर की वैल्यू रखी ये एज इट इज और एच की वैल्यू रखी, इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास देखो ये वाली बचेगी कोस थीटा और साइन थीटा, तो यहाँ पे हम साइन थीटा कोस थीटा को इधर लेके आए इसको इधर लेके गए, तो साइन थीटा बाई कोस थीटा 1/√3 हो जाएगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है टेंजेंट थीटा, तो ये हो जाएगा टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है, तो टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30। क्वेश्चन 42 ऑप्शन 3 आपका वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42 है उसका जो ऑप्शन है 3 वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 43, ए सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज इज प्लेस्ड इनसाइड वाटर, एक सोर्स है साउंड का जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है 600 हर्ट्ज है वो वाटर के अंदर हमने प्लेस करना है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 1500 मीटर पर सेकेंड, जो स्पीड होती है साउंड की वाटर में इतनी है और एयर में 300 मीटर पर सेकेंड है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर इन एयर इज, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑब्जर्वर करेगा उसकी रिकॉर्ड करेगा, तो वो क्या होगी, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है ना वो इंडिपेंडेंट होती है किसके, मीडियम के, तो यहाँ पे अगर मीडियम से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तो पहले वो 600 हर्ट्ज थी तो बाद में भी 600 हर्ट्ज रहेगी, यहाँ पे वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होता, तो पहले जितनी थी बाद में भी उतनी ही होगी, पहले 600 हर्ट्ज थी तो बाद में भी 600 हर्ट्ज ही रहेगी, तो ऑप्शन 3 है क्वेश्चन 43 का आपका वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 44, द आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज, तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, आईयूपीएसी नेमिंग हमें बतानी है, तो आपको पता होना चाहिए आईयूपीएसी नेमिंग का जो ऑर्डर होता है, तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलती है, तो 1 2
3 4 5 6। तो 5 पे हमारे पास क्या है, जो है 6 कार्बन के लिए हेक्सेन आता है और इस ग्रुप के लिए आता है ओइक एसिड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 5 पे ओक्जो, 6 पे के लिए हेक्सेन और ओइक एसिड, तो 5 ओक्जो हेक्सेन ओइक एसिड। क्वेश्चन 44 ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 45, विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 sp2 sp। यहाँ से हमें बताना है कि sp3 और sp2 कैसे कौन सी हमें होंगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास इसके आपने बॉन्ड काउंट करने होते हैं, बस सिग्मा बॉन्ड है आपने वो काउंट करने होते हैं, आपने पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना होता। तो हमारे पास ये वाली जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी ये रहेगी sp। पहले हमने कौन सी बतानी है, सबसे पहले sp3 होनी चाहिए। sp3 मीन्स वहाँ पे 4 बॉन्ड बने होंगे। तो यहाँ पे देखो ये फोर्थ ऑप्शन ही देख लो, इसको हम ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये वाली जो कार्बन है इसके पास 4 बॉन्ड है, तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसके पास 1 2 3 है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। और सेकंड के पास इसके पास 1 2 3 है तो sp2। और इसके पास हमारे पास 2 ही है क्योंकि हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होते तो sp। अगर मैं ऐसे ही आपको ये दिखाऊं तो ये वाली हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगी, लेकिन हमें पहले sp3 चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये sp2 हो जाएगी, लेकिन हमें पहले sp3 चाहिए। तो यहाँ पे sp3 पहले वाली तो है, लेकिन सेकंड वाली क्या हो जाएगी 1 2 3, सेकंड वाली भी हमारे पास sp2 है, लेकिन लास्ट वाली हमारे पास sp3 हो जाएगी। तो ये भी नहीं होगा क्वेश्चन 4 का। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन 46 में हमसे क्या पूछा गया है, Which of following statements about mitochondria is not correct। इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे साइटोक्रोम सी इज द ओनली पेरिफेरल मेंबर ऑफ ईटीएस। तो ये वाली बात सही है कि जो साइटोक्रोम सी होता है ना वो मेंबर होता है किसका, ईटीएस का। उसके बाद सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज द मेंबर ऑफ बाउंड एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल। जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है वो किसका एंजाइम, कौन किसका मेंबर होता है, क्रेब्स साइकिल में बाउंड एंजाइम का। ये बात भी सही है। एटीपी इज सिंथेसाइज्ड टुवर्ड पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस साइड बाय एटीपी सिंथेटेज। तो ये है एटीपी है वो किसके द्वारा सिंथेसाइज की जाती है, एटीपी सिंथेटेज के बाद के द्वारा। लेकिन किसके कौन से स्पेस में बोला गया है, यहाँ पे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोला गया। तो ये वाली चीज है वो गलत है और हमें गलत ही बताना था। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेट गेन ऑफ एटीपी इज 2 इन ग्लाइकोलाइसिस। तो जो नेट गेन होता है एटीपी का वो एटीपी में ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी का नेट गेन कितना होता है 2 होता है। तो ये वाली बात भी सही है। तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा क्योंकि करेक्ट इनकरेक्ट पूछा था। तो यहाँ पे देखो बायो वाले पोर्शन में मुझे नहीं लगता कुछ समझाने वाली चीजें होती है, अगर आपको पता है तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते। तो बायो का पोर्शन है वो मैक्सिमम जो यहाँ पे आया है वो 11th-12th का आता है, तो 9th-10th का आता है। छोटी क्लासेस से बायो का पोर्शन है वो कम आता है। क्वेश्चन 47, नेगेटिव जियोट्रोपिक रूट्स ऑफ मैंग्रोव प्लांट्स आर। जो मैंग्रोव प्लांट होती है उसकी नेगेटिव जियोट्रोपिक रूट्स हम किसको बोलते हैं, तो कोरोलोइड रूट्स, एसिमिलेटरी रूट्स, हाइड्रोस्कोपिक रूट्स और हमारे पास है न्यूमोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स। तो ये हमारे पास ऑप्शन 4 है इसका वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 48, विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल एज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है कि कौन से मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा होगा। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो एटम से किसकी साइड जाएगी, लोन पेयर की साइड जाएगी। उसके बाद अगर हमारे पास दोनों ही एटम है तो वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की साइड जाएगी। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमारे पास CCl4 और BF3 में कोई भी डाइपोल मोमेंट शो नहीं होता क्योंकि इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो परफेक्ट होती है। बचते हैं हमारे पास NH3 और NF3। तो NH3 ये है और NF3 ये है। तो अगर हमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन शो करनी है तो क्या है, एटम से लोन पेयर की साइड। तो यहाँ पे एटम से लोन पेयर की इधर, यहाँ पे इधर। उसके बाद क्या है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की साइड जाएगी। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इधर जो इसकी डायरेक्शन है वो जाएगी। यहाँ पे नाइट्रोजन और फ्लोरीन में, फोन से हम याद रखते हैं ना, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो इधर आएगी। तो इस केस में और इस केस में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक साइड है, लेकिन यहाँ पे जो ओवरऑल जो मैग्नेटिक नहीं सॉरी डाइपोल मोमेंट है वो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऊपर है तो कुछ नीचे भी है। तो यहाँ पे कुछ अमाउंट है उसकी वो कैंसल आउट हो रही है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन मोमेंट की एक ही है। तो जो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए।
ऑप्शन 2 में NH3 जो हमारा है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट पूछा था ना, तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, ना कि ऑप्शन 1। तो ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन 49 पे। वन हॉर्न राइनोसोर्स इज कंसिडर्ड स्पीसीज कंजर्व्ड स्पीसीज, येट जो वन हॉर्न राइनोसोर होते हैं ना, वन हॉर्न वाले, वो कहाँ पे कंजर्व किए गए हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क में किए गए हैं। तो ऑप्शन 3 आपका वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 50, इफ हेनलेज लूप्स वर एब्सेंट फ्रॉम मेमेलियन नेफ्रॉन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी एक्सपेक्टेड। अगर यहाँ पे हमारे पास जो मेमेलियन नेफ्रॉन होता है वहां से हेनले लूप वहां से एब्सेंट हो जाए, तो यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा? हेनले लूप का काम क्या होता है? वहां पे जो भी वहां पे लिक्विड मटेरियल होता है उसको एब्जॉर्ब करना होता है हेनले लूप का काम। अगर यहाँ पे हमने हेनले लूप है वो हटा दिया, तो हमारे पास जो लिक्विड की अमाउंट है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन अब कम होगा। एब्जॉर्प्शन कम होगा तो हमारा जो भी हमारा यूरिन होगा वो क्या हो जाएगा? वहां पे डाइल्यूट ज्यादा डाइल्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि जो इसने एब्जॉर्ब करनी थी अमाउंट ऑफ वाटर वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि ये तो एब्सेंट है। तो हमारा जो यूरिन है वो क्या हो जाएगा? मोर डाइल्यूटेड हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे द यूरिन विल बी मोर कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड तो कब होता है? जब ये हेनलेज लूप होता और ये एब्जॉर्ब कर लेता, तब हमारे पास कंसंट्रेटेड होता। तो ये वाली चीज गलत है। ऐसे ही देयर विल बी नो यूरिन फॉर्मेशन, ये भी गलत है। यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं होगा, तो ये भी गलत है। ऑप्शन 2 है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग इज कार्बोनेट और ऑफ जिंक। यहाँ पे हमसे पूछा गया कि कार्बोनेट और मीन्स यहाँ पे क्या आना चाहिए? कार्बोनेट आना चाहिए। तो ये होती है कैलेमाइन होती है, जिंक ब्लेंड नहीं होती, सल्फराइड नहीं होती, जिंसाइट नहीं होती, हमारे पास होती है कैलेमाइन। क्वेश्चन 51 का ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 52, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लांट हैविंग द जीनोटाइप ए बी बी सी सी। तो यहाँ पे कितने जीनोटाइप है यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे? तो यहाँ पे देखो ये वाला बायो का क्वेश्चन है और इसका एक मेथड होता है पूरा कंप्लीट, तो वो वाला मेथड आप यूट्यूब से सर्च करके देख सकते हो। बाकी यहाँ पे इतना ज्यादा बड़ा मेथड होता है वो बहुत ज्यादा, और बायो का ये वाला क्लास 11 12 का आपको मिलेगा, तो अगर आप देखना चाहते हो तो वो देख लो। अदरवाइज ये वाला जो एक क्वेश्चन आप लीव कर सकते हो, क्योंकि इतना ज्यादा पूछा भी नहीं जाता, बस 2 ही बार ही आया है। तो ऑप्शन 4 है यहाँ पे आपका जो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। तो वो आप देख लेना अगर इसको देखना चाहो तो। उसके बाद डिफिशियंसी ऑफ विच फॉलोइंग विटामिन काज परनीसियस एनीमिया। एनीमिया कौन से विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से होता है? तो हमारे पास जो ये एनीमिया होता है वो होता है विटामिन B12 की वजह से होता है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 54, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर इज गिवन बाय। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो ट्रांसवर्स होती है नेचर में, तो कौन सा प्रोसेस बताता है? वो बताता है पोलराइजेशन। तो ऑप्शन 2 है हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फूड स्टोरिंग प्लांट पार्ट इन ओनियन इज, कि जो ओनियन होता है उसमें जो फूड स्टोरिंग पार्ट होता है ना वो कौन सा होता है? वो होती है लीव्स। तो ऑप्शन 3 आपका वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 56, इफ द रेट कांस्टेंट फॉर सम रिएक्शन इज दिस देन द इट्स ऑर्डर इज। तो यहाँ पे कंसंट्रेट यूनिट्स, ये आपका क्लास 12 की केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है। तो यूनिट्स कैसे निकालते हैं हम? कंसंट्रेशन की पावर 1 - n और पर सेकंड। तो यहाँ पे जो भी n की वैल्यू होगी वही ऑर्डर होगा रिएक्शन का। तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। उसके बाद देख लो 1 - n। तो यहाँ पे क्या है? मोल का माइनस है। यहाँ पे मोल का माइनस कब आ सकता है? जब यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो? 2 हो, तभी आ सकता है। यहाँ पे L पॉजिटिव है, यहाँ पे पर लीटर है। अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास माइनस आएगा तभी ये L1 होगा, और यहाँ पे माइनस कब आ सकता है? जब 1 - 2 करेंगे और -1 आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 है जो हमारा ऑर्डर आएगा वो 2 आएगा, इनकी वैल्यू 2 आएगी। तो ऑप्शन 3 आपका वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 57, टेक्सोनोमिक स्टडीज बेस्ड ऑन डीएनए आर पार्ट ऑफ। टेक्सोनोमी जो स्टडी होती है वो किस पे बेस्ड होती है? वो होती है केमो टेक्सोनोमी पे बेस्ड होती है। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 58, क्लोरोफिल इज एब्सेंट। इनमें से जो क्लोरोफिल होता है फिल होता है किसमें एब्सेंट होता है? तो फंगी में एब्सेंट होता है। तो क्वेश्चन 58 ऑप्शन 3 हो राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 59, नियोप्रीन इज प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग। नियोप्रीन है वो किसके पॉलीमराइजेशन से यहाँ पे बनता है? तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाई इनके, जो हमारा पॉलीमराइजेशन होगा तब ये बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन 60, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ द सेल वाज डिस्क्राइब्ड बाय। तो जो हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है सेल
लाइफ की वो किसने डिस्कवर की थी सेल में, तो वो की थी रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इनको करना था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर है जो 2020 वो भी कंप्लीट हो गया। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।